परीलोक में रानी परी की शादी। ये बात उस समय की है जब परियां आसमान में रहा करती थी और वे पृथ्वी पर लोगों की मदद करने के लिए भी आती थी। इस समय परीलोक में बहुत ज्यादा खुशी का माहौल बना हुआ था, क्योंकि परीलोक में रानी परी की शादी की तैयारियां चल रही थी। रानी परी को अपने रानी होने का बहुत ही घमंड था और कुछ दिनों बाद ही रानी परी की शादी का दिन आने वाला था। तभी रानी परी शादी की तैयारियां करने के लिए सभी परियों को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है, सुनो परियों, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी बहुत ही अनोखी तरीके से हो। ऐसी शादी आज तक कहीं देखी ना गई हो। और तो और जब बड़े से बड़े देवता, परियां और ऊंचे लोग मेरी शादी में आएंगे तो वो देखते ही रह जाएंगे। वैसे मैं सोच रही थी क्यों ना मैं अपनी शादी पृथ्वी लोक पर जाकर करूं। यह तो बहुत अच्छा विचार है रानी परी। पृथ्वी लोक पर तो हमें सभी सामान आसानी से मिल जाएगा। आप बताएं तो हम पृथ्वी लोक पर जाकर अभी शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। हाँ परियों, पृथ्वी लोक पर सबसे सुंदर बगीचा होना चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरी शादी का मंडप एक बहुत ही खूबसूरत बगीचे में हो। ठीक है रानी परी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं अभी देखकर आपको अच्छे से अच्छा बगीचा बताती हूँ। रानी परी के कहे अनुसार बाकी की सभी परियां पृथ्वी लोक पर खूबसूरत बगीचा देखने की तलाश कर रही थी। तभी उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा नजर आ जाता है, जहाँ पर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और फूलों पर बैठी तितलियाँ और पक्षियों की मीठी मीठी आवाज सारी प्राकृतिक सुंदरता को बयां कर रही थी। यह देखकर परी उसी बगीचे में मंडप लगाने का सोचती है। ये बगीचा सबसे अद्भुत है। हमारी रानी परी को ये बगीचा बहुत पसंद आएगा। उसके बाद वो परी जाकर रानी परी को वो बगीचा दिखाती है। फिर रानी परी कहती है, ये बगीचा तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन शायद तुमने ये नहीं देखा, इस बगीचे की थोड़ी सी दूरी पर एक गांव बसा हुआ है जो कि बहुत ही गरीब सा लग रहा है, जहाँ पर लोगों ने फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं। मुझे लग रहा है अगर हम यहाँ पर शादी करेंगे तो ऊंचे ऊंचे व्यक्ति आएंगे, उन्हें यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। आप चिंता मत करिए रानी परी, ये पूरा गाँव हम कुछ ही दिनों में साफ कर देंगे और यहाँ के गांव के लोगों को हम किसी और गांव में भेज देंगे। नहीं नहीं परियों, हम ये नहीं करेंगे। अगर हम लोगों को यहाँ से दूसरे गांव में प्रस्थान कराएंगे तो उन्हें बहुत परेशानी होगी ना। तो क्यों ना हम अपनी शक्तियों से इन लोगों की गरीबी को ही खत्म कर देते हैं। चंचल परी, आप हमेशा लोगों का भला सोचती हैं। आप कितनी अच्छी हैं। आपके कहे अनुसार हम जल्दी से सभी लोगों के घरों की मरम्मत कर देते हैं और रानी परी के शादी के समय सभी घर में लाइट लगवा देंगे। और तो और हम इस गांव के सभी लोगों को नए कपड़े भी दिलवा देंगे। नहीं नहीं, तुम सभी परियां समझ क्यों नहीं रही हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ ऐसा करो कि ये गांव वाले खुद ब खुद अपने घर को खाली करके चले जाए। उसके बाद हम उनके घर को यहाँ से गायब कर देंगे और इस पूरे गांव को भी बगीचे में बदल देंगे। परंतु रानी परी, ऐसे में तो लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होगी ना। देखो, तुम सभी परियां अपना दिमाग मत लगाओ। जैसा मैंने कह दिया बस वैसा ही करो। आज के आज मुझे ये पूरा गांव खाली चाहिए, समझ गई। मैं वापस जा रही हूँ और मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे अब आराम करना है। इतना बोलकर रानी परी पृथ्वी लोक से वापस परी लोक पहुँच जाती है और अपने आराम कक्ष में आराम करने लगती है। यहाँ पर रानी परी के कहे अनुसार गांव के लोगों को घर से बाहर निकलने की चेतावनी दी जाती है। सुनो सुनो गांव वालों, मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप यह गांव खाली कर दें। आने वाले कुछ समय में रानी परी का विवाह होने वाला है, तो वे चाहती हैं कि उनके शादी का बगीचा बहुत ही खूबसूरत लगे, परंतु तुम्हारे ये टूटे फूटे घर उनके खूबसूरत बगीचे में अड़चन डाल रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग अपना अपना सामान उठाइए और यहाँ से दूसरे गांव के लिए प्रस्थान कर लीजिए। अरे ये क्या कह रही हो तुम परी? तुम जानती भी हो ये जमीन हम गांव वालों की है और कितनी मेहनत से पैसे जोड़ जोड़ के हमने इसे खरीदा है और अनाज उगाया है।
और आप चाहती हैं कि हम ये गांव खाली करके चले जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, ये रानी परी का आदेश है। अगर तुमने ये गांव खाली नहीं किया तो तुम्हारे घर में आग लगा दी जाएगी, जिसमें तुम्हारा सामान भी जल जाएगा। भलाई इसी में है कि अपना सामान उठाओ और यह गांव खाली कर दो। नहीं नहीं, हम इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे हमें कुछ भी हो जाए, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। परियां उस गांव के लोगों को बहुत समझाती है, परंतु लोग अपनी जमीन खाली करके नहीं जाना चाहते थे। इसलिए परियों को गलत तरीका अपनाना ही ठीक लगता है और वे सभी परियां गांव के सभी लोगों के घरों में आग लगा देती है। सभी लोग गांव में इधर से उधर भागने लग जाते हैं। अब गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं कि परियों के अलावा अब उनकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। गांव के लोगों के पास अब और कोई चारा नहीं बचता है और उन्हें परियों का गुलाम बनना पड़ता है। सुनो गांव वालों, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो और अच्छे से समझ लेना। आने वाले कुछ दिनों में हमारी रानी परी की शादी है और हम चाहते हैं रानी परी की शादी की तैयारियां बहुत अच्छे से हो और वो सारी तैयारियां तुम ही लोगों को करनी है। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो उसे अपनी जान गंवानी होगी, समझ गए? लोगों को अच्छे से डरा धमकाकर परियां वहां से चली जाती है। एक ही पल में पूरा गांव राख में बदल जाता है और सभी लोग बेघर हो जाते हैं। गांव वालों को अपनी ये हालत देखकर बहुत दुख होता है और सभी एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। बहुत देर तक रोने के बाद अब वे लोग रानी परी की शादी की तैयारियां करने लगते हैं और मंडप सजाने लगते हैं। रानी परी और बाकी की परियां परी लोक में आराम करती है और वहाँ से सब कुछ देखती रहती है। सभी गांव वालों ने मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत सा मंडप तैयार किया था। रानी परी मंडप देखकर बहुत खुश होती है और पृथ्वी पर लोगों की तारीफ करने के लिए आती है। अरे वाह, तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। इतना सुंदर मंडप! मैं आज से पहले इतना सुंदर मंडप कभी नहीं देखी थी। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हुई, परंतु तुम्हें इसी तरह आगे भी काम करना है। अगर मेरी शादी अच्छे से हो गई तो मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी, परंतु तब तक तुम लोगों को बहुत मेहनत करनी होगी, समझ गए? इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है और शादी की सभी तैयारियां हो जाती है। रानी परी की शादी का दिन भी आ जाता है और बारात आने ही वाली होती है। तभी गांव वाले बारात के स्वागत की तैयारियां करते हैं और जैसे ही बारात आती है सभी गांव वाले बारात का धूमधाम से स्वागत करते हैं, बम पटाखे जलाते हैं और बारातियों पर फूल बरसाते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। रानी परी ने अपनी जादुई शक्तियों से गांव के सभी लोगों को सुंदर सुंदर पोशाक पहनने को दी थी। सभी लोग बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। सभी लोग बहुत ही खुश थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। गांव वालों ने रानी परी की शादी में बहुत मेहनत की थी ताकि उन्हें उनका घर वापस मिल सके। रानी परी को सजाकर सभी परियां मंडप पर ले आती है और रानी परी का विवाह होने लगता है। विवाह की सारी विधि अच्छे से पूर्ण हो जाती है। उसके बाद सभी लोग स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। गांव के लोग बहुत दिनों बाद खाना खा रहे थे, इसलिए वे लोग भी खाने पर टूट पड़ते हैं। बहुत देर तक खाना खाते हैं। खाना बहुत ही लाजवाब था। सभी लोग पेट भर खाना खाते हैं। रानी परी का विवाह संपन्न हो जाने के बाद रानी परी की विदाई का समय हो जाता है। तभी सभी गांव वालों की आंखों में आंसू आ जाता है। यह देखकर रानी परी उनसे पूछती है, अरे ये क्या, तुम सभी गांव वाले रो क्यों रहे हो? मैंने तुम लोगों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, परंतु फिर भी तुमने मेरी शादी की तैयारियां पूरे मन और लगन से की। यह मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया। मैं समझ गई हूँ, इंसान का दिल बहुत ही खूबसूरत होता है, वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। आप मुझे माफ कर दो गाँव वालों। देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारी ही बेटी की शादी हो रही है और हमने आपकी शादी में मन लगाकर इसलिए काम किया ताकि हमें हमारा पुराना घर वापस मिल जाए। अब आप हमें हमारा घर वापस दे दीजिए रानी परी। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे यहाँ से जाने के बाद यहाँ बची हुई सारी परियां तुम्हारे घर की व्यवस्था करवाएंगी
और तुम्हें व्यापार में भी मदद करेंगी और यह गांव बहुत तरक्की करेगा। इस गांव में लोग दूर दूर से व्यापार के लिए आएंगे और इस गांव की खूब तरक्की होगी और आप लोग बहुत अच्छे पैसे कमाओगे। अब मैं चलती हूँ, आप सब अपना ध्यान रखिएगा। उसके बाद रानी परी अपने दूल्हे के साथ वहाँ से चली जाती है और रानी परी की वचन के अनुसार बाकी की सभी परियां गांव वालों को सुंदर सुंदर घर दे देती है जिसमें उनके जरूरत के सभी सामान होते हैं। सभी लोग अपने घर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और परी को धन्यवाद भी देते हैं। गांव वालों को खुश देखकर बाकी की सभी परियां भी बहुत खुश होती है। मरी हुई माँ का अनोखा लहंगा। गंगापुर नाम के गांव में सुमन अपनी चाची विनीता के साथ रहा करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले एक कार एक्सीडेंट में सुमन के माता पिता का देहांत हो गया था और तभी से सुमन अपनी चाची के साथ रहा करती थी। सुमन की चाची विनीता बहुत ही ज्यादा घमंडी और अत्याचारी थी। विनीता ने सुमन के घर आ जाने के बाद विनीता अपने घर के नौकरों को घर से निकाल देती है और सुमन से दिन भर नौकरानियों की तरह काम करवाने लगती है। विनीता की भी एक बेटी थी जिसका नाम गुनगुन था। गुनगुन उससे बहुत प्यार किया करती थी। तभी एक दिन गुनगुन अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे एक पिंक कलर का डिजाइनर लहंगा चाहिए। आपको तो पता ही है ना, अनीता आंटी की लड़की की शादी है और आज के फंक्शन में सब पिंक कलर का लहंगा ही पहनने वाले हैं, इसलिए मुझे सबसे महंगा और डिजाइनर लहंगा चाहिए। अरे क्यों नहीं मेरी बच्ची, मैं तुझे सबसे महंगा और डिजाइनर लहंगा दिलवा दूंगी, ठीक है। तभी गुनगुन खुश होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद विनीता गुनगुन को लहंगा दिलाने के लिए मार्केट जा रही थी। तभी सुमन अपनी चाची से कहती है, चाची जी आप मार्केट जा रही हैं तो मेरे भी कपड़े पुराने और फट गए हैं, तो क्या आप मेरे लिए भी कोई सस्ता सा कपड़ा ले आओगी? वैसे तो अनीता आंटी के बेटी के फंक्शन में सबको तो लहंगा पहनकर ही जाना है, तो क्या आप कोई सस्ता सा लहंगा मेरे लिए भी ले आओगी आंटी? हाँ सही कहा तूने, अनीता आंटी की बेटी के फंक्शन में सबको लहंगा पहनकर ही जाना है, लेकिन तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ केवल मैं और मेरी बेटी ही जाएंगे, इसलिए मैं अपनी बेटी को ही लहंगा दिलवाने जा रही हूँ। इसलिए तेरे पास जो भी फटे पुराने कपड़े हैं ना, उसी को पहनकर गुजारा कर, समझी? और यहाँ खड़ी होकर जवान मत चला, जाकर अब घर की साफ सफाई कर। ऐसा कहकर विनीता गुनगुन को लेकर मार्केट चली जाती है और बेचारी सुमन घर का सारा काम करने लग जाती है। काम खत्म करके सुमन अपने माता पिता की तस्वीर के पास जाकर रोने लगती है और बोलती है, माँ चाची मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? वह हमेशा मुझ पर ऐसे अत्याचार क्यों करती है? मुझे बस एक टाइम का ही खाना खाने के लिए देती है और वो भी बचा खुचा, और आपकी बेटी को फटे पुराने कपड़े देती है और अब तो वो कपड़े भी घिसकर फट चुके हैं और दिन भर मुझसे घर का सारा काम करवाती है। और माँ मैं तो अब अनीता आंटी के फंक्शन में भी नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर सब लहंगा पहनकर जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई लहंगा ही नहीं है। लेकिन मेरा भी बहुत मन है लहंगा पहनकर जाने का, लेकिन चाची ने साफ साफ मना कर दिया कि वो मेरे लिए लहंगा नहीं लेकर आएगी। सुमन ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी शाम हो जाने के बाद गुनगुन वो डिजाइनर लहंगा पहनकर विनीता के साथ फंक्शन में जा रही थी। तभी सुमन कहती है, चाची जी आप फंक्शन में जा रही हैं तो आपको शायद आने में देर हो जाएगी, तो क्या आप मुझे शाम का खाना दे सकती हैं खाने के लिए? मम्मी ये मनहूस लड़की ना हमेशा हमारा काली बिल्ली की तरह रास्ता काट देती है। हम लोग कितने खुशी से जा रहे थे और इसको इसके खाने की परी है। अरे एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। और मम्मी अब आप इसे खाना देने में टाइम लगाओगी, हम लोग पहले ही लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो। अरे हाँ मेरी बच्ची, इस मनहूस लड़की ने तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। क्यों रे सुमन, अगर तू आज खाना नहीं खाएगी तो क्या मर जाएगी? और वैसे भी हम दोनों माँ बेटी ने पिज्जा मंगा कर खाया था,
इसलिए आज कोई खाना नहीं बना है। तो मैं अब तुझे खाने के लिए क्या दूं? मम्मी, जो कल आपने टॉमी के लिए रोटी डाली थी वही लाकर इस मनहूस को दे दीजिए। हाँ, ये सही कहा तूने। चल सुमन, तू भी क्या याद रखेगी, क्योंकि टॉमी ने आज वो रोटी नहीं खाई है, इसलिए तुम वो रोटी लेकर खा लेना। अब चल, जा यहाँ से। ऐसा कहकर विनीता और गुनगुन वहाँ से चली जाती है। सुमन को उनकी बातें सुनकर बहुत दुख होता है और तभी सुमन बहुत रोती है और अपनी माँ की तस्वीर के आगे जाकर कहती है, माँ, अब तो सब देख रही हो ना, चाची मुझ पर कितना जुल्म कर रही है। मुझसे घर का सारा काम करवाती है और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने मुझे टॉमी की जूठी रोटी खाने के लिए कहा है। मैं टॉमी की जूठी रोटी कैसे खा सकती हूँ माँ? और वहाँ चाची और गुनगुन शादी के फंक्शन में कितना एंजॉय कर रही होंगी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान खा रही होंगी, और मुझे यहाँ टॉमी की जूठी रोटी खाने के लिए मिल रहा है। मैं कितनी बदनसीब हूँ माँ। ऐसा कहकर सुमन अपनी माँ की तस्वीर के आगे जोर जोर से रोने लगती है। तभी सुमन की माँ की तस्वीर से एक आवाज आती है, मेरी प्यारी बच्ची, तुम इस तरह से मत रो। मुझसे तुम्हारा इस तरह से रोना नहीं देखा जा रहा, और मैं सब जानती हूँ बेटी कि विनीता और गुनगुन तुझ पर कितना अत्याचार करते हैं, तुझसे घर का सारा काम करवाते हैं। लेकिन मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम अनीता आंटी के फंक्शन में जरूर जाओगी। लेकिन माँ, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास कोई लहंगा नहीं है। आप तो सब देख रही हो ना माँ कि मेरे पास कैसे फटे पुराने कपड़े हैं, और मैं इन कपड़ों में वहाँ पर कैसे जा सकती हूँ। हाँ हाँ मेरी बच्ची, मुझे सब कुछ पता है, मैं सब देख रही हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें एक पिंक कलर का अनोखा जादुई लहंगा देती हूँ। माँ, क्या आप सच कह रही हो? क्या आप मुझे पिंक कलर का जादुई अनोखा लहंगा दोगी? आप बहुत अच्छी हो माँ। और एक माँ ही अपनी बेटी के दुख और दर्द को समझ सकती है, क्योंकि इस दुनिया में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। तभी सुमन की माँ वहाँ जादू से एक पिंक कलर का सुंदर सा लहंगा प्रकट कर देती है और कहती है, सुमन बेटा, एक बात याद रखना, मैं तुम्हें यह पिंक कलर का जादुई लहंगा दे तो रही हूँ, लेकिन यह लहंगा विनीता और गुनगुन के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जब तुम शादी के फंक्शन में वहाँ जाओगी तो तुम्हें वहाँ कोई भी पहचान नहीं पाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर सुमन समझ जाती है और सुमन वह पिंक लहंगा देखकर बहुत ही खुश होती है। और जैसे ही सुमन वह पिंक कलर का लहंगा पहनती है, वैसे ही सुमन एकदम बदल जाती है। वह नौकरानी से एक राजकुमारी में बदल जाती है। तभी सुमन वह जादुई लहंगा पहनकर खुशी खुशी अनीता आंटी के फंक्शन में जाती है। उस फंक्शन में जाने के बाद हर किसी की नजर उसी पर होती है और सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन कोई भी सुमन को पहचान नहीं पाता है। मम्मी, पता नहीं ये लड़की कहाँ से आई है, और मैंने तो इतना महंगा और डिजाइनर लहंगा खरीदा ताकि मैं अपने दोस्तों को जला सकूं कि मुझसे महंगा लहंगा कोई नहीं खरीद सकता और मुझसे खूबसूरत भी कोई नहीं लग सकता, लेकिन उस लड़की ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। गुनगुन बेटी, लेकिन उस लड़की का लहंगा कितना सुंदर लग रहा था, और ऐसा लहंगा मैंने आज तक नहीं देखा, और ऐसा लहंगा तो मैंने आज तक नहीं देखी, और वो ऐसी लग रही थी कि जैसे किसी महल की राजकुमारी आई हो। मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बिल्कुल वैसा ही लहंगा चाहिए जैसा वो लड़की पहनकर आई थी। तभी गुनगुन और विनीता की बातें सुमन सुन रही थी और उनकी बातें सुनकर सुमन बहुत हंसती है और कहती है, अरे अब इन लोगों को तो पता ही नहीं कि वह खूबसूरत राजकुमारी जैसे दिखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और गलती से यह बात चाची और गुनगुन को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। चलो, अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मैं अब अपने जादुई लहंगा पहनकर खाना भी मांग सकती हूँ। ऐसा कहकर सुमन वह जादुई लहंगा पहनकर स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मांगती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि यह लहंगा जादुई है और इसे पहनकर कुछ भी मांगो तो वह मिल जाएगा।
तभी सुमन के सामने बहुत ही स्वादिष्ट खाना आ जाता है। उसी समय गुनगुन वहाँ से गुजर रही होती है और तभी गुनगुन सुमन को वह लहंगा पहने हुए देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि सुमन के पास कोई जादुई लहंगा है। तभी गुनगुन जाकर यह बात अपनी माँ को बताती है। सब कुछ सुनने के बाद विनीता कहती है, अरे गुनगुन बेटी, क्या तू सच कह रही है? क्या उस मनहूस लड़की के पास कोई जादुई लहंगा है? अब हमें उस मनहूस लड़की के पास से वह जादुई अनोखा लहंगा चुरा लेना चाहिए, क्योंकि उस पर सिर्फ तेरा ही हक है और उस लहंगे से हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। ऐसा कहकर विनीता रात होने का इंतजार करती है और जब रात हो जाती है वह जादुई पिंक कलर का लहंगा चुरा लेती है। जैसे ही गुनगुन उस लहंगे को पहनती है तो गुनगुन बहुत ही बदसूरत और काली हो जाती है। तभी उस जादुई लहंगे से आवाज आती है, विनीता और गुनगुन, तुम दोनों बहुत ही बुरी और लालची इंसान हो। यह जादुई लहंगा तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि यह जादुई लहंगा सिर्फ अच्छे और नेक लोगों के पास ही होता है। इसलिए तुम्हारी बेटी अब हमेशा के लिए ऐसे ही बदसूरत रहेगी। इसलिए तुम्हारी बेटी हमेशा के लिए ऐसी ही बदसूरत रहेगी। तभी विनीता और गुनगुन जोर जोर से रोने लग जाती है। उन दोनों की रोने की आवाज सुनकर सुमन की आंखें खुल जाती है और जब वह बाहर आकर देखती है तब उसे पता चलता है कि उसकी चाची और गुनगुन के पास उसका जादुई लहंगा है। और यह देखकर सुमन हैरान हो जाती है और वह कहती है, चाची जी, ये जादुई लहंगा मुझे मेरी मरी हुई माँ ने दिया है और उन्होंने कहा था कि यह लहंगा आप दोनों के हाथ नहीं लगना चाहिए। इसलिए मैंने इसे छुपाने की बहुत कोशिश की ताकि आपको कुछ भी पता न चले और आपके साथ कुछ भी अनहोनी ना हो, लेकिन फिर भी आपने इसे चुरा लिया और इसका परिणाम आप लोगों को भुगतना पड़ा। इसलिए गुनगुन अब हमेशा ऐसे ही बदसूरत रहेगी और मैं नहीं चाहती थी कि गुनगुन के साथ ऐसा कुछ बुरा हो। सुमन, मुझे और मेरी बेटी को माफ कर दे बेटा। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए तुम हमें माफ कर दे बेटा। और अब मैं तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह ही मानूंगी, क्योंकि मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मुझे माफ कर दे बेटा। हाँ सुमन, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम्हें कभी अपनी बहन नहीं माना और हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करती आई हूँ, इसलिए अब तुम भी मुझे माफ कर दो। अब से तुम्हें मैं अपनी सगी बहन की तरह मानूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी विनीता और गुनगुन सुमन से जैसे ही माफी मांगती है, गुनगुन बिल्कुल पहले की जैसी हो जाती है। उसके बाद उस जादुई लहंगे से आवाज आती है, विनीता और गुनगुन, तुमने सच्चे दिल से माफी मांगी है, इसलिए तुम्हारी बेटी पहले के जैसी हो गई है। इसलिए तुम लोग अब सुमन के साथ खुशी खुशी रह सकती हो। इतना कहते ही वो लहंगा वहाँ से गायब हो जाता है और उस लहंगे की वजह से सुमन को चाची और बहन का प्यार मिल जाता है और सुमन को गुनगुन के रूप में एक अच्छी बहन भी मिल जाती है। अब सुमन उन लोगों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लग जाती है।